हेलो एवरीवन। मैंने 2 दिन तक जिस तरह से आपको बताई चीज़ें सूर्य के बारे में और पृथ्वी के जन्म के बारे में और उसके बाद धरती पे क्या क्या चेंजेस हुए उसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की। तो आज मैं वहाँ से जो मैंने 2 दिन पढ़ाया वहाँ से कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स निकाल के लाई हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट्स एक लाइन मैंने बोल दी और उसमें एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको उतने ही ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देख लीजिए। तो सबसे पहले बताती हूँ, सूर्य है तो क्योंकि वो ईंधन का गोला है तो उसकी लेयर्स हैं। तो उन लेयर्स के नाम क्या हैं? पहला केंद्र है। केंद्र मतलब बीच, बिल्कुल बीच वाला, जहाँ पे एकदम ज़्यादा डेंस है ईंधन, ज़्यादा घनत्व है, वो है केंद्र। उसके आगे फिर फोटोस्फीयर, फिर उससे बाहर क्रोमोस्फीयर और कोरोना की लेयर्स हैं। ये सूर्य की हो गई। मैं जल्द थोड़ा स्पीड से बताऊंगी, इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि ध्यान से सुनना। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आप कॉपी लेके बैठिए, कॉपी पे लिखते जाइए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देख के फिर लिख लीजिए, ठीक है। मैं ये फैक्ट्स बोल रही हूँ और ये आपके पास जो भी जीके की बुक हो, जनरली सारी बुक्स में रहती है इन्फॉर्मेशन, और नहीं तो आपकी सिलेबस बुक्स हैं उसमें भी ये चीज़ें रहती हैं। आप उन पर दोबारा नज़र डाल लेना, जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उनको दोबारा एक बार पढ़ लेना। तो सूर्य के लेयर्स हो गए, और जैसे कि मैंने बताया था 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह में जैसे आकार के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये सुनो। सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये बता दिया था आपको। बृहस्पति गैस का गोला है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। सॉलिड 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ओके, ये याद कर लो, ये मैं तीसरी चौथी बार बता रही हूँ आपको। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके अंदर हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 हैं, ठीक है। तो ये आकार में कौन सबसे बड़ा है? बृहस्पति, ये आपको पता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पे पृथ्वी है, ठीक है। और उससे पृथ्वी का नंबर आपको अगर याद हो गया तो शुक्र का अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि मैंने एक क्लास में बताया था कि शुक्र पृथ्वी की बहन है, तो यानी कि सिमिलर है, साइज में लगभग बराबर है। तो 6ठे नंबर पे आता है शुक्र, और फिर 7वें नंबर पे आता है मंगल, क्योंकि आपको पता है कि मरकरी यानी बुध सबसे छोटा है। तो 8वें पे आएगा बुध, ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब बीच के जो बचे हुए हैं उनको लाइन में लगाना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद आपका बुध, ठीक है। तो ये आकार के हिसाब से हो गए। अब सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बुध सबसे पहले है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है। मंगल के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण और वरुण। तो ये बता चुकी हूँ। आकार वाला आज मैंने सीक्वेंस बताया है। अब आंतरिक ग्रह क्या बता दिया था। क्षुद्र ग्रह वही हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और धूमकेतु, उल्कापिंड, ये भी बता दिया। अब सुनो, जल्दी बोलती हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। वैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, मंगलयान भेजते हैं मंगल के लिए, ठीक है। मंगल पर जीवन की संभावनाएं खोज रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मंगल सबसे पास होगा इसलिए हम मंगल पे भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल सबसे पास नहीं है पृथ्वी के, शुक्र पास है। पर शुक्र तो इतना गर्म है, वहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशना अभी असंभव सा दिख रहा है, तो इसलिए हम मंगल ग्रह पर भेजते हैं, क्योंकि वो कंपेरेटिवली ठंडा है और शुक्र बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सबसे जो पृथ्वी के निकट है वो शुक्र है, लेकिन वहाँ हमने अभी मंगल पे भेजते हैं। सबसे अधिक चमकीला शुक्र है, ये हमने पहले दिन बता दिया था। सबसे अधिक ठंडा, 8 में सबसे अधिक ठंडा है आपका वरुण, सबसे अधिक गर्म है शुक्र। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला लाल ग्रह बताया था मैंने कि मंगल है, वो लाल ग्रह है आयरन ऑक्साइड की वजह से।
अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो, सबसे बड़ा उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, वैसे ही और भी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका है गैनीमेड, ठीक है, ये याद कर लो। सबसे छोटा भी याद कर लो, डीमोस। ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। नीला, पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह भी है, क्योंकि पानी अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीली दिखती है, पानी और वायुमंडल की वजह से। अब सुनो, शुक्र जो तारा है उसके दो तीन नाम हैं। रिपीट कर दूँ, अभी शोर आया था, दोबारा कर देते हैं। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। क्यों है लाल, वो मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया है। सबसे बड़ा उपग्रह याद कर लो गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह याद कर लो डीमोस। अब पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह भी है, नीला दिखता है अंतरिक्ष से पृथ्वी, पानी और वायुमंडल की वजह से, इसलिए नीला ग्रह। अब एक चीज़ और सुनो, शुक्र जो ग्रह है उसके दो तीन नाम और हैं। जैसे देवताओं का ग्रह बृहस्पति को बताया, वैसे शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन मैं आपको बता चुकी हूँ। भोर का तारा और सांझ का तारा इसलिए कि सबसे पहले वो दिखाई देता है, सबसे बाद तक, शाम के टाइम सबसे पहले वही दिखता है और सुबह के टाइम सबसे आखिरी तक वही दिखता रहता है। तो शुक्र के तीन नाम हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन, ठीक है। हरा ग्रह है वरुण, जो सबसे ठंडा है वो हरा है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि लाल स्पॉट, द रेड स्पॉट, द बिग रेड स्पॉट, बड़ा लाल धब्बा किस पे है, बृहस्पति पे। वो क्या है, वो तूफान है, हवाओं का तूफान है, बवंडर है, जो कई करोड़ साल से चल रहा है बवंडर। वो धरती से अगर टेलीस्कोप से देखो तो आपको एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखता है बृहस्पति ग्रह पे। गैस का गोला बृहस्पति है और उस पर भी एक बवंडर चल रहा है बीच में, ठीक है, मतलब उसकी सरफेस पे। तो विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। अब ये हो गया आपका सौरमंडल का। अब आओ सूर्य पे। सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14 यानी 14.98, 14.98 किलोमीटर। तो इसे लगभग 15 करोड़, मैं 15 करोड़ बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि सोनू क्या कर रहे हो, ओम कहाँ है, तुम लोग खेलोगे यहाँ पे, ठीक, खेलो, ओके। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.98 को हम 15 बोल लेते हैं। तो अगर बहुत प्रिसाइज होना है, बहुत एक्यूरेट होना है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, करोड़ में। अब है सूर्य का व्यास, तो ये तो पहले दिन में बताया था, 13,92,200 किलोमीटर। अर्धव्यास तो त्रिज्या उसकी हाफ हो जाएगी। फोटोस्फीयर का ताप, फोटोस्फीयर का ताप है, जो सूर्य है उसके फोटोस्फीयर का ताप है 6000 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। केंद्र का ताप तो बहुत ज़्यादा है। केंद्र का ताप भी आप याद कर लो, जो थोड़े 9 से लेके 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए आसान रहेगा, लेकिन 6 वाले भी समझ सकते हैं। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का मतलब समझो, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 15 मिलियन का मतलब है 15 × 10 लाख, यानी कि 1.5 करोड़। 150 लाख कितना हो गया, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है उसके सेंटर का ताप, उसके केंद्र का ताप, किसके, सूर्य के। सूर्य किस किस से मिलके बना है, मैंने पहले दिन आपको बता दिया था। हाइड्रोजन कितना % है, हीलियम और अन्य जो है कार्बन, आर्गन, ये बहुत, नियॉन, ये सब बहुत माइन्यूट थे, ये मैंने पहले दिन बताया था। लाइट को, सूर्य की लाइट को धरती पे आने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं, ये भी बताया था। अब चंद्रमा का और पढ़ लो, मून का। मून की धरती से दूरी है 3,82,200 किलोमीटर। तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, किसी किसी बुक में 3,84,000 किलोमीटर देते हैं, किसी में 3,82,200 किलोमीटर। तो इसकी प्रिसाइज मैं बस 384 ही मैंने पढ़ी है, 382 इसमें दी हुई है। तो मैं एक वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दूंगी कि हम 384 मानेंगे, 382 मानेंगे, या फिर और कहीं से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी। 3,80,000 से ऊपर है, 3,80,000 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है। चंद्रमा का व्यास, व्यास समझते हैं, जैसे कोई गोल है, गोला, जैसे आप गोल सेब लो, संतरा लो,
बिल्कुल 20 से काट दो। तो 20 से काटने पे इस कोने से उस कोने तक जो होती है लंबाई उसको व्यास कहते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन चूड़ी से बताया था, चूड़ी को एकदम 20 से अगर ऐसे काटते हैं, एकदम 20 सेंटर से, ठीक है, बिल्कुल आधा आधा, तो इस कोने से यहाँ तक की दूरी देखो। इसको व्यास को कैसे देखेंगे कि अगर ऊपर जाते हैं तो ये छोटा होता चला जाता है, होता है, ये दूरी छोटी हो जाती है, लेकिन और बीच में आने के बाद अगर नीचे जाते हैं फिर भी ये दूरी छोटी हो जाती है। जहाँ पे ये दूरी सबसे ज़्यादा होती है वही है व्यास। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? केंद्र से जो जाए, इसके बीच में जो केंद्र है, केंद्र से जो होके जाए वही होता है आपका व्यास, और वही होती त्रिज्या इसकी आधी होती है व्यास की। तो चंद्रमा का व्यास याद करो 3475 किलोमीटर। अब एक और चीज़ है, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में अनुपात। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जो किसी दूसरी चीज़ को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल मेरे अंदर भी है, इस रिमोट के इसके अंदर भी है, माउस के अंदर, क्लचर के अंदर भी है, पेन के अंदर भी है, लेकिन ये इतना कम होता है, जैसे ये है पेन और ये क्लचर। आप 11th और 12th की फिजिक्स में ये पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल सबके अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ वो साइंस के बेस पे बोल, सबके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, जो भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं इसके अंदर भी है, इसके अंदर, बट ये एक दूसरे को खींच इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि ये बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इनका साइज बहुत छोटा है इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को खींच नहीं रहा है, और मेरा गुरुत्वाकर्षण बल किसी दूसरी चीज़ को नहीं खींच रहा है। लेकिन जब ये साइज बड़ा हो जाता है, कितना, चंद्रमा जितना, क्षुद्र ग्रह जितना, बड़े बड़े ग्रह जितना, तारे जितना, जब ये बड़ा साइज हो जाता है तब उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है इनमें भी, पर बहुत कम है। तो चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी बड़ी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज़्यादा होगा? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8। तो फिर चंद्रमा का कितना है? तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उससे 1/6 है, 6 गुना कम है, या ऐसे कह लो कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 6 गुना ज़्यादा है। तो उसका असर क्या आता है? आपको आसान तरीके से ये समझाती हूँ कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे 6 किलो की है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे वजन करो 6 किलो की है, तो चंद्रमा पे वो चीज़ 1 किलो की लगेगी, 1 किलो की। अगर मेरा वजन यहाँ पे 60 किलो है तो चंद्रमा पे मैं 10 किलो की हो जाऊँगी, तौलोगे तो 10 किलो। तो ये इफ़ेक्ट आता है वजन में, भार में उससे गुरुत्वाकर्षण बल चेंज होने से, ठीक है। तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो अगर चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल 1 है तो पृथ्वी पे 6 है, तो इसका अनुपात रहेगा 1:6, 1:6। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11 सेकंड। और इतनी ही देर में वो अपने उस पर भी घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही पृथ्वी घूमती है, वैसे ही चंद्रमा घूमता है, अपने उस पर भी घूमता है, अपने चारों तरफ भी घूमना है, और जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ वैसे चंद्रमा घूमता है धरती के चारों तरफ, ठीक है। तो पृथ्वी घूमती है 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ, लेकिन अपने चारों तरफ 24 घंटे में घूम जाती है। पर चंद्रमा का यूनिक फीचर है, जितनी देर में वो एक राउंड लेगा पृथ्वी का, उतनी ही देर में वो अपने भी राउंड लेगा, ठीक है, बराबर है उसका। इसी वजह से चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा दिखता है, वो एक अलग क्लास हो सकती है। अभी आप सिर्फ फैक्ट याद कर लो, ठीक है। धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो चंद्रमा पे भी पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ है, चंद्रमा जितना अच्छा है यहाँ से दिखता उतना अच्छा है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, क्रेटर्स हैं बहुत सारे। तो उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है लीबनिट्ज़, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पहाड़ लीबनिट्ज़। और पृथ्वी, हाँ, अब आते हैं धरती पे। वैसे धरती मैंने उस दिन कराया था, लेकिन तो फैक्ट सभी बताते हैं कि धरती की लगभग उम्र कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। तो ये हो जाएगा 460 करोड़ साल, लगभग वही सोलर सिस्टम जब बना था, पहली क्लास में हमने बताया था,
उतना ही है, 460 करोड़ साल। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र की ज़रूरत नहीं है। धरती का व्यास कितना है, ये शायद बता चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर देती हूँ, 12,756 किलोमीटर। हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एक है। समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई, समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई। अब आपको पृथ्वी की ऊंचाई, नहीं, पृथ्वी की ऊंचाई नहीं होती है। पृथ्वी कहीं ऊबड़ खाबड़ चिकनी तो है नहीं, संतरा भी अगर लेते हो तो वो तो खैर फिर भी चिकना है, पर धरती चिकनी नहीं है ऐसे कि ऐसे है अगर संतरे की तरह, तो बिल्कुल चिकनी चिकनी नहीं है, बेइंतहा ऊबड़ खाबड़ है। कहीं पे भी दो जगह सेम नहीं, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। हम तो चलो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, फिर भी काफ़ी समतल है, लेकिन जहाँ पहाड़ हैं वो धरती का ही हिस्सा है, वो धरती का उभरा हुआ हिस्सा है, और जहाँ समुंदर है वो धरती का ही हिस्सा है, वो धरती के गड्ढे हैं। तो जैसे आपके पास कोई चादर है, चादर है, और चादर को आप ऐसे साइड से सिकोड़ो तो कहीं पे चादर उठ जाएगी और कहीं कहीं पे चादर में गड्ढे बन जाएंगे। अगर कोई कपड़ा ऐसे साइड से आप ऐसे सिकोड़ते हुए लाओ, ऐसे सिकोड़ते हुए लाओ, तो कहीं पे उठ जाएगी, कहीं पे गड्ढे बन जाएंगे। फिर अगर ऐसे सिकोड़ने के बाद आप पानी भर दो, उसमें पानी भरो, अगर चादर की जगह प्लास्टिक है, चादर में से पानी निकल जाएगा। मान लो प्लास्टिक की कोई चीज़ है और प्लास्टिक को आपने ऐसे समेटा, तो कहीं पे प्लास्टिक उठ जाएगी और कहीं पे उसमें नीचे सिकुड़न में गड्ढे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर पानी भरते हो तो पानी किस में भरेगा, जो गड्ढे बन गए उसमें। यही पृथ्वी का है। जब पृथ्वी बन रही थी, लावा से ठंडी हुई, हिमयुग आया, सब कुछ होने के बाद पृथ्वी की जो धरती का ऊपर हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं, ये मिट्टी, ये प्लेट्स हैं। ये सब जगह ऐसा नहीं कि संतरा या बॉल की तरह पूरी एक परत है, परत नहीं है। पृथ्वी की मिट्टी प्लेट्स हैं, तो वो कई बार भूकंप में टकराती हैं, कई बार सुनामी में टकराती हैं। तो टकराने से क्या होता है, कहीं पे धीमे धीमे उभार हो जाता है और कहीं पे गड्ढे बन जाते हैं, और इन प्रोसीजर्स में कई कई करोड़ साल लगते हैं। तो उन्हीं उसमें कुछ पहाड़ बने हैं आपके टकराने से, कोई प्लेटें टकराती हैं, उसी तरह से जैसे कपड़ा आप सिकोड़ रहे हो तो जहाँ उभार हो गया वहाँ पे पहाड़ बन गया। पहाड़ कई तरीके से बनते हैं। जो ज्वालामुखी से पहाड़ बनते हैं, ज्वालामुखी फटती है तो फटने से वहाँ आसपास लावा इकट्ठा होता रहता है, बाहर निकलता हुआ लावा, ज्वालामुखी के मुंह से निकलता हुआ लावा, वो धीमे धीमे इकट्ठा होते कई सालों में उसके भी पहाड़ बन जाते हैं। और उसके अलावा जो आप इस तरह से सिकोड़ते हो, कोई चित्र उभार हो जाता है, उससे भी पहाड़ बन जाते हैं। तो मैं पॉइंट ये मेरा कि पृथ्वी पे सबसे ऊंचाई और सबसे गहराई, तो जो ऐसे अगर कोई चीज़ सिकोड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मैं आपको समझाती। तो सबसे ऊंचाई कहाँ बनी पृथ्वी पे, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो 8,848 मीटर। अगर सबसे ऊंचाई कहीं बनी तो सबसे गहरा गड्ढा भी कहीं होगा। तो सबसे गहरा गड्ढा मारियाना ट्रेंच है, इसकी 11,000 मीटर है नीचे। तो मारियाना ट्रेंच जो है वो समुद्र में जगह है, और वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में है। वो ज़मीन पे पूरी धरती पे सबसे गहरा गड्ढा मान के चलो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि समुद्र तल से ही क्यों नापते हैं ऊंचाई या नीचाई। जब भी आप कहोगे धरती पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे, समुद्र तल से। कहाँ सबसे गहराई कहाँ है, समुद्र तल से, मतलब नापते समुद्र तल से हैं। तो समुद्र तल से ही क्यों नापते, समुद्र तल, उसको सुनो। जैसे कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह हो, कहीं थोड़ी ज़मीन पे मान लो, खेत में मान लो, कहीं पे ऊबड़ खाबड़, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे मेड़ बनी हुई है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, आप उसमें पानी छोड़ दो और एक जगह का पानी दूसरे से कनेक्ट कर दो, कहीं से पतली सी लाइन निकाल दो कि सारा पानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल पाए, बीच बीच में बड़ा या पैसेज बना दो पानी का। तो आप ये देखेंगे कि पानी का लेवल सब जगह बराबर है। अगर एक बहुत गहरा गड्ढा है और एक हल्का सा गहरा गड्ढा है और दोनों में पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर आप जोड़ दो दोनों को, हाँ ऊपर जाओ, जोड़ दो तो क्या होगा, पानी का लेवल बराबर आ जाएगा। ठीक है, पानी की ये हैबिट है, जब भी पानी आपस में दो वाटर बॉडीज़ मिलती हैं तो वे अपने लेवल को बराबर कर लेती हैं। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जो भी समंदर हैं सब मिले हुए एक दूसरे से, महासागर मिले हुए हैं, सारे महासागर सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो उनका जो ऊपर का स्तर है वो सब बराबर है। ऐसा हो सकता है कि पानी एक कटोरे में आप पानी रखो, थोड़ा सा पानी ऊपर थोड़ा सा नीचे हो, नहीं, पूरे कटोरे में पानी एक ही लेवल रहेगा,
पूरे थाली में पानी एक ही लेवल रहेगा। वैसे धरती के चारों तरफ भी पानी एक ही लेवल में है। तो वो इकलौती एक चीज़ है जहाँ पे लेवल बराबर है। अदरवाइज धरती में हर जगह ऊबड़ खाबड़ है। बस समुद्र का जो लेवल है वो बराबर है पानी का। इसीलिए जब भी ऊंचाई नापनी होती है समुद्र तल से और कितना ऊपर गया है, जब भी नीचाई नापनी है समुद्र तल से और कितना नीचे गया है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचे मारियाना ट्रेंच। कहाँ है मारियाना ट्रेंच? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, जो मैं कहती हूँ कि धरती 365 दिन में घूमती है सूरज की चारों तरफ, तो प्रिसाइज है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। और जब यही 5 घंटे 48 मिनट 4 साल तक मिलते रहते हैं तो एक पूरा दिन बन जाता है, और तभी लीप ईयर या लौंद बर्स आता है, और उसमें एक साल में एक दिन ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर है कितनी देर में अपने चारों तरफ घूमती, एक दिन कितने घंटे का होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पूरे 24 नहीं होते, थोड़ा कम होता है, हम 24 मान लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, धरती जो है अगर बॉल है ऐसे तो घूम रही है ऐसे, तो ऐसे घूमने के साथ साथ वो अपने आसपास भी घूम रही है। ठीक है, धरती है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको, वेट। इसको ध्यान से देखो, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। आप देखोगे थोड़ी झुकी हुई है, दिख रही है? मैंने इसको नीचे वाले हिस्से को सीधा भी पकड़ा तब भी देखो थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, झुकी है। ये जो झुकाव है देखो, टेढ़ा है ये बिल्कुल ऊपर छत की तरफ नहीं जा रहा, ये थोड़ा छत से टेढ़ा है टेढ़ा। ये जो झुकाव है इसका, आपके यहाँ ग्लोब होगा तो आप देखना, ये झुकाव है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह। चंद्रमा भी धरती को खींचता है अपनी तरफ, पता होगा ये। धरती पे हर चीज़ जो भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट है सब में गुरुत्वाकर्षण है। जैसे मैंने आपको बताया पेन में भी गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा में भी है, तो धरती चंद्रमा को खींचती है, इसलिए चंद्रमा उसकी तरफ घूमता है, चंद्रमा भी धरती को खींचता है, और इसीलिए एक दूसरे के साथ ये बैलेंस में है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो चंद्रमा धरती पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, उसका है ज्वार भाटा। आपने पढ़ा होगा कहीं ज्वार भाटा। समुद्र का पानी बहुत ऊपर तक चला जाता है जब गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसके लाइन में आता है। चंद्रमा जिस टाइम बिल्कुल सीध में आ जाता है समुद्र के, पानी बहुत ऊपर जाके बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो उसी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये धरती थोड़ी तिरछी है, ये उसको अपनी तरफ चंद्रमा ने खींचा हुआ है, ऐसे झुकाया हुआ है चंद्रमा ने पृथ्वी को। उसका होता क्या है, उसकी वजह से ही हमारे यहाँ ऋतुएं बदलती हैं धरती पे, नहीं तो एक जैसा मौसम ही रहता। इसके टेढ़े होने की वजह से ऋतुएं बदलती हैं, तो उसकी एक टाइम लगेगा उसको बताने में। बट आप ये मान लो कि धरती जो है, अगर इस लट्टू अगर है, लट्टू उसके चारों तरफ घूमता है ना, अपनी एक उसके बीच में मान लो कि इमेजिनरी लाइन जा रही है, तो ऐसे ऐसे घूमता है, तो ऐसे ना घूम के ऐसे घूम रही है धरती, ऐसे थोड़ी ऐसे झुकी हुई है, ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, और ऐसे ऐसे घूमते आगे बढ़ जाती है। तो ये झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री, तो 23 से ये झुकी हुई है। ठीक है, और इसकी वजह से ऋतुएं मौसम बदलता है। तो ये याद रखना, सूर्य से दूरी है ही ध्रुवीय प्रदेश, सूर्य से, हाँ। अब सुनो, धरती जो है, सूर्य बीच में अगर है, ये मान लो सूर्य है, सूर्य बड़ा लेते हैं, ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों तरफ धरती घूमती है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि गोलाकार उसमें घूमती है, इसके चारों तरफ धरती गोल गोल घूम रही है, गोल सर्कल पे घूम रही है। एक्चुअली कोई भी ग्रह पूरा गोल नहीं घूम रहा है, हर ग्रह गोल से थोड़ा सा वो इलिप्टिकल घूम रहा है। इलिप्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको कैसे समझाऊँ? छेना खा, लंबा वाला छेना खाया, लंबा वाला रसगुल्ला, एक तो गोल एकदम होता है रसगुल्ला, और एक लंबे शेप में होता है ना, लंबे, थोड़े लंबा बेलनाकार। तो उसकी इलिप्ट की हिंदी नहीं आ रही है मुझे, ऐसे घूमता, ऐसे देखो
आप ध्यान से, एकदम गोल में नहीं, कैसे समझाऊँ आपको, एकदम गोल में नहीं, एकदम गोल में नहीं, थोड़ा यहाँ पे ऐसे पास से गए और ऐसे, ठीक है, ऐसे। परवल होता है, परवल खाने वाला, उसके ऐसे आकार का, लंबा वाला रसगुल्ला होता है उसके आकार वैसे है। तो आप ये देखेंगे, जैसे मान लो ये बीच में सूरज है, ठीक है, और ऐसे धरती घूम रही है, तो देखो यहाँ पे सबसे नज़दीक है और यहाँ पे दूर है ना, यहाँ पे नज़दीक है, यहाँ पे दूर है, तो ऐसे इसकी पोजीशन